नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 8। शीर्षक है हिंदी भाषा में उच्चारण एवं वर्तनी। आज का व्याख्यान का शीर्षक है अशुद्ध वर्तनी, कारण एवं निवारण। इसके पूर्व के व्याख्यान में अशुद्ध उच्चारण पर बात की है। वर्तनी के तात्पर्य, वर्तनी किसे कहते हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के कितने प्रकार हैं या अशुद्ध वर्तनी के कितने प्रकार हैं, इस पर भी बात हुई है। और आज के व्याख्यान में जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो है अशुद्ध वर्तनी के कारण, शुद्ध वर्तनी की शिक्षा, वर्तनी सुधार के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयुक्त गतिविधियां, वर्तनी संबंधी नियम, निष्कर्ष। वर्तनी भाषा का दृश्य रूप है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों और सूचना को स्थायी रूप से प्रस्तुत करते हैं। हिंदी जैसी वैज्ञानिक लिपि वाली भाषा में भी वर्तनी त्रुटियां केवल लापरवाही नहीं बल्कि ज्ञान, प्रशिक्षण और ध्यान की कमी का परिणाम है। उच्चारण दोष, क्षेत्रीय प्रभाव, अक्षर या शब्द रचना की जानकारी का अभाव, व्याकरणिक अज्ञानता, मानसिक थकावट तथा तकनीकी निर्भरता, ये सभी वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण हैं। जब विद्यार्थी सा, शा, वा, बा में भ्रम करते हैं या ज्ञान लिख करके ज्ञान का अर्थ खो देते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि वे केवल लेखन नहीं बल्कि सोचने और अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। वर्तनी की शुद्धता भाषा की गरिमा, संप्रेषणीयता और आत्मविश्वास का आधार है। इसलिए भाषा शिक्षण के प्रारंभिक चरण से ही वर्तनी पर ध्यान देना अनिवार्य है। वर्तनी अशुद्धि के कारण उच्चारण, पहला कारण है अशुद्ध उच्चारण। दूसरा, अक्षर रचना की जानकारी का अभाव। तीसरा, शब्द रचना की जानकारी का अभाव। मनोवैज्ञानिक कारण, अनुस्वार तथा अनुनासिक का गलत प्रयोग, व्याकरणिक ज्ञान का अभाव, तकनीकी निर्भरता और असावधान लेखन। उच्चारण, हिंदी की कई क्षेत्रीय बोलियों में तथा कुछ भारतीय भाषाओं में सा, शा, वा, बा अर्थभेदक ध्वनियां नहीं हैं। इस कारण लोग सा के स्थान पर शा और शा के स्थान पर सा बोलते हैं। इसी प्रकार वा के स्थान पर बहुत से लोग बा बोलते हैं। हिंदी में ये अर्थभेदक ध्वनियां हैं, मतलब अर्थ को भेद देती हैं। साल, शाल, ये अलग अलग अर्थ वाले शब्द हैं। इनमें एक की जगह दूसरा बोलना या लिखना गलत है क्योंकि अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए हिंदी की अर्थभेदक सभी ध्वनियों का सही उच्चारण, सही लेखन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यह अलग अलग भाषाओं और हिंदी की क्षेत्रीय बोलियों के बोलने वालों के लिए एक कठिनाई का क्षेत्र भी है। शिक्षा में आरंभ से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पहला कारण है उच्चारण ठीक प्रकार से ना होना, जैसे कि वित्या, वित्या, वित्या सही शब्द है और वित्या गलत शब्द है। अक्षर रचना की जानकारी का अभाव, दूसरा प्रमुख कारण है कि अक्षर रचना की जानकारी ना होना। देवनागरी लिपि में व्यंजन, स्वर अथवा एक से अधिक व्यंजन, स्वर मिलाकर अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे क्यों, को, प्रा। इसके साथ ही अनुनासिक स्वरों के लिए बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत बार व्यंजनों को मिलाकर लिखने अथवा बिंदु के प्रयोग के बारे में भी भूल हो जाती है। उदाहरण के लिए रा का प्रयोग, अशुद्ध नी पर ही री रा लगा देना, ये अशुद्ध है। और निर्माण, जो कि माँ के ऊपर रा का प्रयोग होना है। शब्द रचना की जानकारी का अभाव, शब्दों के बारे में यदि ये नहीं जानते कि कोई कैसे बना है तो उच्चारण के आधार पर उसे गलत लिखने की भूल हो जाती है। इसलिए शब्दों की रचना के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। और यह अशुद्धि अधिकतर संयुक्ताक्षर लिखते समय पाई जाती है, जैसे ज्ञान को गयान लिखना इत्यादि। अर्थात शुद्ध जब हमें शब्द रचना करनी है तो कहाँ पर कैसे उच्चारण हो रहा है इसका भी पूरा ध्यान होना चाहिए। व्याकरणिक ज्ञान का अभाव, व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है और व्याकरणिक कैसे उनको लिखना है इसकी जानकारी नहीं है। समास, संधि, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय
इत्यादि के ज्ञान के अभाव में भी वर्तनी में अशुद्धियां होने की संभावना बनी रहती है। मनोवैज्ञानिक कारण, इनके अतिरिक्त अशुद्ध वर्तनी लिखने के मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, जैसे लिखते समय मनोस्थिति का ठीक ना होना या अधिक समय तक कार्य करने से थकावट के कारण भी वर्तनी में अशुद्धि आ जाती है। तकनीकी निर्भरता, डिजिटल युग में ऑटो करेक्ट या प्रेडिक्टिव टूल्स पर निर्भरता से विद्यार्थी शब्द की मूल रचना को समझे बिना उसे स्वीकार कर लेते हैं। मतलब गलत उन्होंने लिखा और जो उन्होंने डिजिटली देखा और उस टूल के माध्यम से समझा और वहां पर जो लिखा गया है उसको उन्होंने उसी तरह से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको व्याकरणिक संरचना की जानकारी नहीं है, नियम की जानकारी नहीं है और उसको वो कहीं से मिलान करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो पूरी तरह से जब हम तकनीकी पर निर्भर हो जा रहे हैं तो भी हमारे कहीं ना कहीं अशुद्ध वर्तनी का वो कारण एक हो जाता है। अनुस्वार तथा अनुनासिक शब्दों का गलत प्रयोग करना या अनुनासिक का कैसे कहाँ पर प्रयोग करना इसकी भी जानकारी ना होना। अनुस्वार ऐसी नासिक ध्वनि जो आगे आने वाले वर्ण के ही वर्ग की हो उसे अनुस्वार कहते हैं और उसे पूर्ण वर्ण के ऊपर केवल एक बिंदु से लिखा जाता है, जैसे अंत, अंक। इन शब्दों में आ के ऊपर लगा बिंदु अगले वर्ण के वर्ग के नासिक के रूप में बोला जाता है। जो अगला वर्ण है उसके वर्ग, उसी का वो वर्ग है उसके रूप में बोला जाता है, तो वो पहले लगाया जाता है। अंत, अंत, अंक, अंक। परंतु कई बार हम तेजी से लिखने के कारण या किसी अन्य कारणवश अनुस्वार को गलत स्थान पर लगा देते हैं, जिससे वर्तनी में अशुद्धि हो जाती है। असावधान लेखन, जल्दी जल्दी लिखने या ध्यान न देने पर भी अक्षर छूट जाते हैं, गलत क्रम में लिख दिए जाते हैं। जब लिखते समय सावधानी नहीं बरती जाती है और लेखन कार्य केवल इस तरह से एक अनौपचारिक रूप से कर दिया जाता है कि अगर विद्यार्थी से कहा गया है कि किसी विशिष्ट बिंदु पर, विशिष्ट मुद्दे पर एक 100 शब्दों का, 150 शब्दों का आपको लेख देना है, तो उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उन पर ध्यान न दे करके केवल शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का एक निर्माण कर दिया। तो वहां पर वो बिल्कुल असावधानी पूर्वक लेखन कार्य हो रहा है, तो जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर जो भी शब्द होंगे वो गलत होंगे। शारीरिक कारण, शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना दो बातों पर निर्भर होती है, एक वंशानुक्रम और दूसरी भौगोलिक स्थिति। इनमें से किसी भी कारण से यदि बच्चों के उच्चारण तंत्र में कोई विशेष परिवर्तन हो जाता है तो वे कुछ ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। और जब ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो वो लिखते समय भी गलत लिखते हैं, क्योंकि वो उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। इस प्रकार से उनके लिखने में भी अशुद्धि होती है। शारीरिक विकार, कभी कभी बच्चों के उच्चारण तंत्र में कोई विकार आ जाता है, जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाना, तो उस समय भी उनका उस शब्द का, उस वर्ण का ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं हो पाता है और परिणाम स्वरूप जो है वो वर्तनी में अशुद्धि दृष्टव होती है। तो इस प्रकार से शारीरिक कारण भी हैं जो कि वर्तनी अशुद्ध वर्तनी के कारण के रूप में परिलक्षित होते हैं। विकार, शरीर में किसी प्रकार का विकार होना या शारीरिक संरचना, है ना, तो और गलत शारीरिक संरचना गलत है, सही नहीं है, तो उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा और लेखन कार्य भी गलत हो रहा, अशुद्ध हो रहा है। मानसिक कारण, भय तथा संकोच। भय तथा संकोच की स्थिति में छात्र मानसिक संतुलन खो बैठते और उस स्थिति में ना तो सही उच्चारण कर पाते हैं और ना ही सही वर्तनी लिख पाते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों में भय होता है या उनके अंदर संकोच होता है, वो गलत बोलते हैं, संकोच के कारण से उनको सही आता है तो भी वो गलत प्रतिक्रिया देते हैं और जब गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से उस जो प्रतिक्रिया जब वो लिखित रूप में देते हैं तो भी वहां पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। भय के कारण भी अशुद्ध वर्तनी देखने को मिलती है। शीघ्रता एवं असावधानी, कुछ बच्चों की मानसिकता शीघ्रता से कार्य करने की होती है। ऐसे छात्र ध्वनि लोप, ध्वनि आधिक्य और ध्वनि विपर्य की अशुद्धियां करते हैं। अर्थात कुछ बच्चे उनसे कक्षा में
कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और उस पर प्रतिक्रिया लिखित रूप में देने के लिए कहा जा रहा है, तो उन्होंने प्रश्न को पूर्ण न सुन करके एक ही शब्द या 2 शब्द सुन करके प्रतिक्रिया वो लिखने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो बहुत ही शीघ्रता से कार्य करने में भी या जल्दी-जल्दी बहुत काम करना, समय पर ध्यान ना देते हुए अगर वो लिखने का काम करते हैं, तो कहीं न कहीं वर्तनी अशुद्धि हो जाती है और उस पर सावधानीपूर्वक अगर वो काम करेंगे, तो भी अशुद्धि होने की कम संभावना है, लेकिन अगर वो असावधानी बरतते हैं, तो वहाँ पर भी वर्तनी अशुद्धि दृष्टव्य है। सामाजिक कारण, बोलियों का प्रभाव। मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार में सीखता है और प्रयोग करता है, उसे बोली कहते हैं। अनेक समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को भाषा कहते हैं। कुछ बोलियों और उनकी प्रतिनिधि बोली में बड़ी भिन्नता होती है। फिर बच्चों पर अपनी-अपनी बोलियों का प्रभाव भी होता है। इस कारण वे कुछ शब्दों के ना तो उच्चारण सही कर पाते हैं और ना उनकी वर्तनी सही लिख पाते हैं, क्योंकि स्थानीय बोलियों का प्रभाव उन पर पड़ रहा है और उनकी आदत बन गई है उसी तरह से बोलने की, और जब लिखते हैं तो उनका लेखन भी उसी तरह से हो जाता है। अन्य भाषाओं का प्रभाव। आज भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी एक साथ रहते हैं, परिणामतः वे एक दूसरे के उच्चारण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में राजेंद्र को राजिंदर और प्रताप को परताप उच्चारित करते हैं। अतः वे लिखते भी इन्हीं रूप में हैं, क्योंकि उन्होंने सही रूप को स्वीकार नहीं किया और उनकी आदत ऐसी बन गई है। तो उनके संपर्क में आकर के कुछ हिंदी भाषा-भाषी भी समुद्र को समुंदर उच्चारित करते हैं और फिर लिखते भी उसी तरह से हैं। तो इस कारण से अन्य भाषाओं का प्रभाव भी हमारी हिंदी भाषा की जो वर्तनी है उसकी अशुद्धि का एक कारण है। शुद्ध वर्तनी की शिक्षा। अभी जो कारण थे उन्हीं को ही अगर हम देखें दूसरे रूप में, तो वही हमारे निवारण के रूप में है। तो इस तरह से हम उस शुद्ध वर्तनी के लिए जो आवश्यक तत्व हैं शिक्षा उसकी बात करते हैं। उच्चारण तंत्र पर ध्यान आकर्षण। जो उच्चारण तंत्र है जो शरीर से संबंधित है उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर कोई तंत्र में गड़बड़ी है तो उसको सुधार करके, क्योंकि उच्चारण ठीक होगा तो लेखन कार्य भी शुद्ध हो जाएगा। मानसिक संतुलन का विकास करना, भय एवं संकोच को दूर करना। विद्यार्थियों को प्रेरित करना है कि किसी भी प्रकार का भय उनको नहीं होना चाहिए और संकोच को जो भी उनको जिस पर उनकी मास्टरी है उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दें। तो और इस कारण से इस तरह से जब वो लिखेंगे तो उनके द्वारा लेखन कार्य शुद्ध होगा। सावधानी पूर्ण एवं आराम से लेखन के लिए प्रेरित करना। बोलियों के प्रभाव को कम करना। जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनको जब हम मानक हिंदी भाषा की बात करते हैं तो वहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि जो नियम है, जो व्याकरणिक नियम है उसके अनुसार लेखन कार्य किया जाए। तो वहाँ पर जो बोलियां हैं क्षेत्रीय बोलियां, उनके प्रभाव को कम करने के लिए प्रेरित करना है। अन्य भाषाओं के प्रभाव को भी कम करना है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण के साथ बहुत सारी अशुद्धियां जब हमें दिखती हैं तो कक्षा में शिक्षक जो है वो पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहा है, उसके माध्यम से वर्तनी की अशुद्धि को ठीक किया जा सकता है कि छात्रों को श्रुतलेख बोला गया और उसने गलत लिखा। तो पाठ्य पुस्तक में जो शब्दों को वो गलत लिख रहा है, जिन शब्दों की वर्तनी को गलत लिख रहा है, उसका मिलान वो पाठ्य पुस्तक से कर सकता है और शिक्षक भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अन्य विषयों के शिक्षण के साथ-साथ अगर हम वर्तनी अशुद्धि की बात कर रहे हैं, उसको शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी केवल भाषा के शिक्षक की नहीं है, बल्कि जो अन्य विषय हैं उसके शिक्षकों की भी है। तो इस कारण से अन्य विषयों में भी अगर बच्चा गलत प्रतिक्रिया दे करके लेखन कार्य कर रहा है, लिखते समय अशुद्धि कर रहा है, तो वहाँ पर भी शुद्ध करने का काम किया जाए, जिससे कि बच्चे को बार-बार इस पता चल रहा है, उसकी गलतियों की पुनरावृत्ति हो रही है, इस बारे में उसको जानकारी मिल रही है, तो वो उसको शुद्ध करने का प्रयास करेगा और समझने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही कुछ वर्तनी खेल भी कराए जा सकते हैं। टोली वर्तनी प्रतियोगिता, कक्षा में बच्चों को छोटे-छोटे समूह में बाँट करके वर्तनी की जो शुद्ध वर्तनी लिखेगा, कुछ उनको पुरस्कृत किया जाएगा और कक्षा में उनको सबके सामने प्रेरित किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकता है। साथ ही साथ रिक्त स्थान पूर्ति संबंधी गतिविधि कराई जा सकती है, वर्तनी अंत्याक्षरी करवाई जा सकती है। तो इसके माध्यम से शुद्ध वर्तनी की शिक्षा दी जा सकती है। वर्तनी सुधार के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयुक्त गतिविधियां और क्या गतिविधियां हो सकती हैं, उस पर बात करते हैं। त्रुटि खोजो प्रतियोगिता।
इसका उद्देश्य है सजगता और पहचान कौशल विकसित करना। जो प्रक्रिया होगी, छात्रों को एक अनुच्छेद दिया जाए जिसमें 10 अशुद्ध वर्तनी हो, उन्हें चिन्हित करना होगा। मतलब त्रुटि खोजो, एक ऐसी प्रतियोगिता कराई जाए कि जहाँ पर जो जितने से ज़्यादा त्रुटियां खोज सकेगा उसको उतना ही प्रेरित किया जाएगा। सूत्र लेखन अभ्यास, इसका उद्देश्य है श्रवण और लेखन समन्वय। जो सुन रहे हैं और उसको लिख रहे हैं तो दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना। इसके लिए जो प्रक्रिया है, शिक्षक 10 वाक्य पढ़े, छात्र सुनकर लिखें और बाद में मिलान और उसमें सुधार करें। वर्तनी सुधार कार्यपत्रक, उद्देश्य त्रुटि सुधार की आदत विकसित करना। 20 शब्दों की सूची दी जाए जिनमें से 10 शुद्ध और 10 अशुद्ध हों और छात्रों को शुद्ध शब्द पहचानने के लिए कहा जाए। तो वर्तनी सुधार कार्यपत्रक है, ये सारी गतिविधियां कक्षा में हो सकती हैं। साथ ही साथ शब्द युग्म मिलाओ, समान ध्वनि वाले या भिन्न अर्थ वाले शब्दों की पहचान करना। दोनों तरह के शब्दों की पहचान करना है, जो कि समान अर्थ वाले हैं और समान ध्वनि वाले हैं। साथ ही साथ जो भिन्न अर्थ वाले हैं उनकी भी पहचान करना है, जैसे कि दिन, दीन, फल, फल, परिणाम के लिए फल, फल की बात हो रही है। तो इस तरह से जो एक ही ध्वनि का है, एक ही वर्णों से शब्दों का निर्माण हुआ, लेकिन वो संदर्भ के अनुसार उनका अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। संधि और यौगिक पहचान अभ्यास प्रक्रिया, संधि, विच्छेद या यौगिक शब्दों को जोड़ने की क्रियाएं कराना। उदाहरण के लिए आत्म मंथन, ये अलग अलग नहीं लिखा जाएगा बल्कि आत्म मंथन दोनों एक साथ लिखा जाएगा। तो इसका भी अभ्यास कराना। इन शब्दों को, इस तरह के बच्चों को प्रेरित करना कि वो यौगिक शब्दों को ढूंढें, अपनी पाठ्य पुस्तक में ढूंढें, पहचानें और उसका अभ्यास करें। वर्तनी सूची निर्माण, कठिन शब्दों की सूची को दृश्य माध्यम से प्रस्तुत करना। जो कठिन शब्द ढूंढ रहे हैं बच्चे, इसके लिए प्रेरित करना कि प्रतिदिन वो कुछ नए नए शब्दों को ढूंढे और कठिन शब्दों को ढूंढे, जो कि जिनका उच्चारण करने में उनको समस्या आ रही है और लिखने में समस्या आ रही है। तो उसको भी कक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर अभ्यास करना। प्रत्येक छात्र को विषयवार कठिन शब्दों का चार्ट बनाकर कक्षा में लगाना। लिंग वचन अनुकूलन अभ्यास, व्याकरणिक समन्वय के साथ शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। मतलब व्याकरण को मिलाते हुए शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। जैसे लड़कियां गईं, ये शुद्ध है और अगर इसके आगे लिख दिया जाए लड़कियां गया तो ये अशुद्ध होगा। राम आया, ये शुद्ध है, लेकिन आई अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहाँ पर लिंग के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं शब्द और मात्राएं परिवर्तित हो रही हैं, केवल एक मात्रा के परिवर्तन से वो पूरा वाक्य बदल जाएगा, इसका भी उनको समझाना और उसका अभ्यास कराना। पुनरावलोकन अभ्यास, आत्म मूल्यांकन कौशल बढ़ाना। छात्र अपने लिखे अनुच्छेद को पढ़कर वर्तनी त्रुटियां स्वयं खोजे। जो उन्होंने स्वयं लिखा है उसको वो पुनः पढ़ें और उस पर जो भी उनकी त्रुटियां हुई हैं उनको ढूंढें, समझें और उसको एक अलग पृष्ठ पर लिखें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। वाचन अभ्यास, शुद्ध उच्चारण और लिखित शब्द के संबंध की समझ। शुद्ध उच्चारण करना और जो लिखित शब्द है दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसकी समझ विकसित करना। छात्र कक्षा में वाक्य पढ़ें और शिक्षक वर्तनी पर ध्यान दें। आज का शब्द अभ्यास करवाना, प्रतिदिन कक्षा में एक कठिन शब्द लिया जाए, उसकी शुद्ध वर्तनी, अर्थ, प्रयोग सहित चर्चा की जाए। मतलब प्रतिदिन कक्षा में नए नए शब्द लेने चाहिए और ऐसे शब्द लेने चाहिए जो कठिन हो और उनकी दिन प्रतिदिन के जीवन में उन शब्दों का प्रयोग हो रहा, उन शब्दों को वो अपने सामान्य बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं। तो समझ में आना चाहिए कि जो बोलचाल में शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे जो कि हमारी वर्तनी शुद्ध हो सके। तो उसको व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध करने का प्रयास कराना और कठिन शब्दों को लिखना, उसकी शुद्ध वर्तनी, उसका कहाँ पर प्रयोग हो सकता है, किस संदर्भ में हम उन शब्दों को प्रयुक्त कर सकते हैं, इसका भी उनको अभ्यास कराना। वर्तनी संबंधी कुछ नियम है। पहला है, हिंदी क्रियाओं का अंतिम अक्षर सदैव दीर्घ होता है, जैसे जाता, खाती, खेलती, लिखता आदि। सहायक क्रिया है को एक वचन में है
किंतु बहुवचन में है लिखते हैं। मतलब सहायक क्रिया जो है उसको एक वचन में है लिखा जाएगा, लेकिन जब बहुवचन के साथ वो प्रयुक्त होगी तो है हो जाएगा। अकारांत शब्दों के बहुवचन उकारांत में सदैव अनुस्वार रहता है, जैसे पुस्तकों, किताबों, छात्रों आदि। अकारांत शब्दों के बहुवचन में ए आता है, ना कि ये। मतलब ए आएगा, या के ऊपर ए की मात्रा नहीं आएगी। चाहिए शब्द के अंत में सदैव ए आना चाहिए, ना कि ये। जो चाहिए शब्द है वो अगर चाहिए, यहाँ पर या के ऊपर ए की मात्रा लिखी जा रही है तो यह अशुद्ध शब्द कहलाएगा, अशुद्ध वर्तनी होगी। और जब ए लिखा है चाहिए में तो वो शुद्ध वर्तनी होगी। स्वर विहीन व्यंजन हिंदी में आधा लिखा जाता है, क्योंकि बिना स्वर के उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अधूरा होता है। यदि आधार र व्यंजन किसी पूरे अक्षर में मिलता है तथा उसे अक्षर के ऊपर लगाते हैं, जैसे कम, मर्म, मार्ग, धर्म से आगे वाले अक्षर पर लगाते हैं। री स्वर किसी व्यंजन से मिलता है तब उसे अक्षर के नीचे ध्वनि से पहले वाले अक्षर में लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मृत्यु आदि। अगर व्यंजन से किसी भी व्यंजन से मिल जाता है तो उसको नीचे लगाया जाता है। रा में उ व उ स्वर की मात्रा लगाने पर रु और रू हो जाता है। जब रा में हम उ लगाते हैं तो उ रू, और जब उ लगाते हैं तो रू हो जाता है, जैसे रूप, रुपया, शुरू आदि। तो ये ध्यान देना है, क्योंकि सारे ये जो हमारे व्यंजन और स्वर हैं उनका जो उच्चारण हो रहा है और कहाँ पर संयुक्ताक्षर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होंगे, कहाँ पर हमारे स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, ऊपर नीचे। रा में अगर हम री लगा रहे हैं तो उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, किस पर बल दिया जा रहा है, ये अगर सही जानकारी होगी तो जो लेखन कार्य है वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। का और ता के संयोग के जब का आधा होता है, जैसे कक्त, दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है। शक्ति, ता में ता का संयोग तख्त के रूप में लगता है, जब ता में ही ता का संयोग किया जाता है तो पत्ती। जब किसी क्रिया के अंत में गे हो तो उससे पहले ए की मात्रा पर सदैव अनुस्वार लगता है, जैसे खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे आदि। आदेशवाचक क्रियाओं के अंत में ए होता है, ना कि ये, जैसे जाएं, खाएं। इसी प्रकार खाएगा, खाएगा, ये तो ए लिखा जाएगा, ना कि ये। सर्वनामों में विभक्ति चिन्ह साथ में लिखे जाते हैं, जैसे मुझको, मुझको। द्वंद्व समास के पदों के मध्य हाइफन लगाते हैं, जैसे सीता, राम, राधा, कृष्ण। हिंदी में विभक्ति चिन्ह प्रतिपादक से अलग लिखे जाते हैं। राम ने दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। संयुक्ताक्षर लिखने का नियम, शा में रा का संयोग श्र लिखा जाता है, जैसे परिश्रम, श्रम। वैसे ही ता और रा के संयोग को त्रा आदि लिखते हैं। जिन शब्दों में सा जैसा प्रयुक्त हो उनमें हाइफन का प्रयोग किया जाता है। तुम सा, कमल जैसा। जहां पर तुलना हम कर रहे हैं कि उसी तरह की उपमा दी जा रही है, वहां पर भी हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें संस्कृत रूप में लिखा जाना चाहिए। हिंदी में अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को हिंदी भाषा के अनुरूप ही लिखा जाना चाहिए, जैसे गजल ना कि गजल, डॉक्टर ना कि डॉक्टर आदि। निष्कर्ष, वर्तनी की अशुद्धि केवल लिखित भाषा की समस्या नहीं है, ये विद्यार्थी की संप्रेषणीयता, बौद्धिक स्पष्टता और आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता को भी प्रभावित करती है। वर्तनी दोष कैसे उच्चारण दोष, अक्षर और शब्द रचना की समझ की कमी, व्याकरणिक अपूर्णता और मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होता है। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अभ्यास मूलक रणनीतियां अपनाएं, जैसे त्रुटि पहचान अभ्यास, श्रुत लेखन, वाचन, आज का शब्द संधि विच्छेद, शब्द युग्म पहचान, तो विद्यार्थी वर्तनी के प्रति न केवल सजग होंगे बल्कि उसमें निपुण भी होंगे। मानक वर्तनी नियमों का निरंतर अभ्यास भाषा में अनुशासन लाता है और सीखने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक, समृद्ध और सुस्पष्ट बनाता है। अतः यह आवश्यक है कि भाषा शिक्षण
केवल अभिव्यक्ति तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें वर्तनी की गरिमा, व्याकरणिक शुद्धता और आत्म मूल्यांकन की चेतना भी अंतर्भूत हो। अर्थात इस व्याख्यान में मुख्य रूप से वर्तनी अशुद्धि के कारणों पर चर्चा करी गई है और उनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं इस पर बात की गई है। तो कारण बहुत सारे हैं जो कि हमारे शारीरिक से भी संबंधित हैं, मानसिकता से संबंधित हैं, व्याकरणिक दृष्टि से संबंधित हैं और उनको हमें दूर करने का प्रयास करना है। तो जहाँ तक के जो चीज़ें शिक्षक के हाथ में हैं, वो कक्षा में रहते हुए शिक्षक उनको दूर कर सकता है और प्रतिदिन अगर हम कुछ शब्दों को लेते हुए कक्षा के स्तर के अनुसार उनका अभ्यास कराएँ, तो निश्चय ही जो विद्यार्थी हैं वो शुद्ध उच्चारण भी करेंगे शब्दों का और साथ ही साथ शुद्ध वर्तनी भी लिखेंगे, क्योंकि नियम उनको हमको पहले बता देना है। अगर वर्तनी लेखन के नियम उनको पता है कि कहाँ पर ये शब्द का प्रयोग होना है, कहाँ पर ए शब्द का प्रयोग होना है और जो रा है वो किसी के साथ मिलकर रा के बाद अगर ऊ जहाँ पर कम बल दे रहे हैं तो ऊ लगेगा या ऊ लगेगा, तो उनके द्वारा जो भी वर्तनी कार्य होगा वो निश्चय ही शुद्ध होगा। धन्यवाद।